Now comes the third part was ANOVA. Okay. अब हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारा सेल्स है that is depending on temperature as well as day of the week. बट हमें ये क्या पता चल रहा है कि अगर जैसे ये ट्यूसडे है एंड ट्यूसडे है तो ट्यूसडे एंड थर्सडे है, ठीक है, तो इस ट्यूसडे एंड थर्सडे में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, राइट? सो ANOVA basically what it does is if we have one categorical variable, and it has more than 3 groups, ठीक है, we'll write this down ताकि समझाने में एंड समझने में थोड़ी आसानी होगी. So ANOVA क्या कहता है आपको, that if you have one categorical variable and it has more than 3 groups, जैसे यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे, so like Sunday and Monday, ठीक है. So if it has more than 3 categories, 3 or more than 3 categories, so that will be held by ANOVA. मतलब यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर. टेम्परेचर तो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, 30.5, ये तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, 20.5, 21, 25, ठीक है. सो नाउ वी नीड टू सी कि जो हमारा जो सेल है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दीज 2 फैक्टर्स, ठीक है. बट क्या, आई मीन, इज द मीन ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स इज सेम. मतलब मीन ऑफ सेल्स दैट इज संडे को जितनी सेल्स हुई, मंडे को जितनी सेल्स हुई एंड ट्यूसडे को जितनी सेल्स हुई, क्या इन सब में भी फ़र्क है या ये सब सेम है, ठीक है. अभी हम टेम्परेचर को 2 मिनट के लिए साइड ऑफ कर देते हैं. अभी हम यही देख रहे हैं कि क्या हमारे संडे को जितनी सेल्स हुई हैं, जितनी भी संडे को सेल्स हुई हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पे. जैसे हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को 2 डेटा पॉइंट्स है ट्यूसडे के, राइट. तो जितनी संडे को सेल्स हुई है क्या उतनी ही मंडे को सेल्स हुई, और जितनी ट्यूसडे में सारी सेल्स हुई हैं क्या इनका मीन is equal to the mean of the sales that we have on Sunday. Are you getting it? मतलब एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके मीन जो वाई वेरिएबल के हैं, इज दैट सेम और नॉट. ओके, सो ये हमें कौन बताएगा, दिस विल बी टोल्ड टू अस बाय ANOVA मेथड, ठीक है. सो ANOVA मेथड हमें पता चल चुका है कैटेगोरिकल वेरिएबल पे ध्यान देता सबसे ज़्यादा. सो व्हाट डू वी डू इज विथ ANOVA वी डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक जनरल ओवरव्यू हमने बना रखा है. हम ANOVA में क्या करते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है. तो वी आर मेकिंग द हाइपोथेसिस. We have 2 hypotheses, null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis में मैं ये कह रहे हैं that the mean of the sales in Sunday is equal to mean of the sales on Monday equals to the mean of sales in Tuesday equals to the and so on and so forth for all the days. मतलब सारी कैटेगरीज हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. Thursday, Friday, Saturday and Sunday. इसका मतलब क्या होता है इस वेरिएबल का, दिस इज म्यू, दिस इज अ ग्रीक वेरिएबल म्यू. बट ग्रीक वेरिएबल जो म्यू है इसका स्टार्ट्स में मतलब ये है मीन. मीन मतलब एवरेज. एवरेज ऑफ द सेल्स ऑन संडे is equal to the average of the sales on Monday. ये हमारी null hypothesis. and हमारी जो alternate hypothesis है वो क्या होगी, that is going to be that कोई भी इसमें से एक नहीं हो,
मतलब एनी ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। अगर एक भी इनइक्वल आ गई दैट मीन्स आर alternate hypothesis will be accepted and we'll reject the null hypothesis. So overview हमारा यही है that ANOVA में हम क्या करते हैं कि हम एक कैटेगोरिकल वेरिएबल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं rather than एक डिस्क्रीट वेरिएबल पे। एंड अगर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की ग्रुप्स मोर देन 3 हो then we are going to implement ANOVA. ओके अब ये है वन वे ANOVA जो भी हमने डिस्कस किया दैट वाज वन वे ANOVA. नाउ एक और वेरिएबल की एंट्री हो रही है दैट इज़ ऑक्यूपेशन. मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर हमारा आइस कॉफ़ी में आ रहा था वो संडे को आ रहा था, वो इंसान वर्किंग था एंड उस दिन टेम्परेचर हो रहा था 22.8. तो उस दिन जो है जो सारे लोग आए उस दिन वर्किंग लोग आए सारे एंड उस दिन की सेल्स हुई हमारी 87.50. ठीक है. बाई चांस मंडे को जो लोग आए वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे मोस्टली एंड उस दिन जो टेम्परेचर हो रहा था वो 23.6. इसीलिए उस दिन की जो सेल्स है वो 95. ठीक है. तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए? वी हैव टोटल ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स out of which one is continuous, that is temperature. 2 are categorical, the day of the week and occupation. Now we need to know कि sales, we know sales कितनी हो रही है but we want to know कि भाई किस वेरिएबल का कितना डिपेंडेंस है. मतलब A वेरिएबल का जो है डे ऑफ द वीक का वो कितना डिपेंडेंस है, C वेरिएबल का भी कितना डिपेंडेंस है. Now we have 2 categorical variables instead of 1. एंड वो हमने क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था, उसके सब ग्रुप्स के अंदर हमारी कितनी डिपेंडेंस आ रही थी सेल्स के. अब हमें दोनों वेरिएबल्स का देखना है, कैटेगोरिकल का ऑक्यूपेशन का भी एंड डे ऑफ द वीक का भी. हमें बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है. सी अनोवा के अंदर हमारे सिर्फ 2 हाइपोथेसिस थे, एक H0 एक H1. ठीक है कि या तो मीन सेम होगा या नहीं होगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें दिस वाज वन वे ANOVA. अब हमें क्या करना है, वन वे तो रहेगा ही रहेगा पर अब 2 वे भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब दूसरा वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा. हमें देखना है एक सिंगल वेरिएबल की, मतलब न्यू ऑफ संडे, न्यू ऑफ मंडे, ये सारे सेम होने चाहिए. ठीक है. न्यू ऑफ ट्यूसडे एक वेरिएबल का, वन वेरिएबल. ठीक है. ये दिस इज नल हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, ये सारे डेज के लिए होगा. ठीक है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि इसमें से कोई एक भी मीन सेम नहीं होगा. न्यू ऑफ मंडे भी सेम नहीं होगा, न्यू ऑफ ट्यूसडे भी सेम नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. जो 2 वे है उसके अंदर हमने ये तो कंसिडर करनी ही करनी है, साथ में दूसरे वेरिएबल का भी देखना है. मतलब म्यू ऑफ वर्किंग जो है, म्यू ऑफ वर्किंग समझ में आ रहा है? म्यू ऑफ वर्किंग मतलब टू द सेल्स ऑफ द आइस्ड कॉफ़ी ऑफ द पीपल who are in working category, उनका सेल्स का मीन सेम है of the people who are of the sales of the iced coffee of the people who are buying and they are self-employed. और जो स्टूडेंट्स हैं उनका 3 कैटेगरीज थी उसके अंदर हमारी, तो इन तीनों का मीन सेम है. ये हम दूसरे वेरिएबल का देख रहे हैं. ठीक है. दिस इज द H0 ऑफ दिस वेरिएबल. H1 ऑफ दिस वेरिएबल क्या होगा, दैट इज इनमें से किसी एक का भी मीन सेम नहीं है. ठीक है. मैंने इसके अगर नॉट लिख दी क्योंकि दिस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है. अदर वर्किंग इसमें से अगर एक भी इनइक्वालिटी निकल गई ना, या तो ये अनइक्वल है या ये अनइक्वल है या ये अनइक्वल है,
इनमें से कोई भी एक भी अनइक्वल निकल गया, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट आर alternate hypothesis and we are going to reject a null hypothesis. कोई भी एक अनइक्वल निकल गया, ठीक है, तो हम अनोवा में बस यही चेक कर रहे हैं कि भाई ये इक्वल है. अगर एक भी अनइक्वल है then we are going to simply reject our null hypothesis and we are going to accept our alternate hypothesis. ठीक है, तो टू वे अनोवा में हमने दो वेरिएबल्स का तो देख ही रहे हैं मीन इक्वल है या नहीं है, और हमें एक और हाइपोथेसिस भी लेनी है विच इज इंटरैक्शन. सो इंटरैक्शन टर्म क्या कहती है, दैट द सेल्स of iced coffee which is depending on days is also affected by occupation of the people. ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है. वॉट आई एम सेइंग इज कि मेरे पास, ऐसा समझाते हो, मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं. वन इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल डेज, दिस इज ऑक्यूपेशन एंड दिस इज द वाई वेरिएबल दैट इज सेल्स. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, इंटरैक्शन टर्म का मतलब क्या है कि क्या इस वेरिएबल की डिपेंडेंस इस पे हो रही है या फिर इस वेरिएबल के चेंज होने से क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर. मतलब अगर मैं सेल्स निकाल रही हूँ नंबर ऑफ डेज से, तो क्या अगर मैं ऑक्यूपेशन चेंज कर रही हूँ तो क्या इन दोनों के इंटरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, या फिर अगर मैं ऑक्यूपेशन से अगर सेल्स निकाल रही हूँ तो क्या मेरा नंबर ऑफ डे या द डे ऑफ द वीक चेंज कर रही हूँ तो क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी. मतलब क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं किसी तरीके से, किसी मीन्स से. तो इनके इंटर रिलेशन को हम इंटरैक्शन टर्म से फाइंड आउट करते हैं और वो हम टू वे अनोवा के अंदर इंक्लूड करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हम टू वे अनोवा के अंदर मोर देन टू कैटेगरीज को कंसिडर कर, डे ऑफ द वीक एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन. तो एक से ज़्यादा कैटेगरी आ गई है तो ये दोनों आपस में भी तो इंटरैक्ट करेंगे. तो ये इंटरैक्शन टर्म को हमको एनोवा टू वे अनोवा के अंदर इंक्लूड करना होता है. ठीक है, इस इंटरैक्शन टर्म को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है भाई कि अगर हमारे x1, x2, x3 एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो ये तीनों तो y पे इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे. पर हमें ये भी तो देखना है कि ये दोनों आपस में तो नहीं कुछ इंटरैक्ट कर रहे, उसका भी तो वेटेज आएगा ना y के अंदर. ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है पर इससे आपको समझ में आ जाएगा. सो दे आर टू बिल्डिंग. ठीक है, इन सब के इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है इनका. सो इस बिल्डिंग पे 3 फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग पे भी 3 फ्लोर्स हैं. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ फ्लोर भी देखो, दिस इज़ द थर्ड फ्लोर, दिस इज़ द सेकंड फ्लोर, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर. सेम, दिस इज़ द थर्ड फ्लोर, दिस इज़ द सेकंड फ्लोर, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर. These have a family of 4, these have a family of 3, these are also family of 4, this is a family of 2, this is a family of 2, this is a family of 4. ठीक है, अब टेम्परेचर, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो निकालना है हमें, ठीक है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा. दैट द फ्लोर दैट दे आर लिविंग ऑन, नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, एंड द टाइम, आई मीन ड्यूरेशन they are at their home or they have their electrical appliances on. तो इन सब पे डिपेंड करेगा ना. अब ये देखो, जनरल हाइपोथेसिस लेके चलें अगर, कि अगर ये देखो दिस इस फैमिली में इस फ्लोर पे कितने जन रहते हैं, 2 लोग रहते हैं. ठीक है, लेकिन ये थर्ड फ्लोर पे है. अब यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे है तो सन सिर्फ ऊपर से आएगा तो सबसे ज़्यादा हीट यहीं पे होगी. ठीक है, तो इस घर का जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जन रह रहे हैं लेकिन ये सेकंड फ्लोर पे है तो यहाँ पे टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 5 डिग्री कम ही रहेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर पे है. ठीक है, तो इसका 5 डिग्री कम रहेगा. लेकिन हो सकता है ना कि इन दोनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल आए,
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ पीपल दोनों वेटेज डाल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। नंबर ऑफ कौन सा फ्लोर नंबर है वो भी इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ फ्लोर पे हम नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर से भी हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होगी। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लोग रहते हैं। अब यहाँ पे अगर ये 2 जन रह रहे हैं घर में, तो लेट सपोज ये दोनों ही वर्किंग पीपल हैं, तो इनके घर में सिर्फ 10 आवर्स अप्लायंसेस चल रहे हैं। एंड यहाँ पे दिस इज़ अ फैमिली ऑफ 4, यहाँ पे सिर्फ एक जना काम कर रहा है, बाकी 3 घर पे हैं, तो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। सो ओवरऑल मेरा मतलब यही है कि ये तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरैक्शन टर्म। एंड हमें ये देखना है एनोवा 2 व एनोवा में कि क्या इन 3 वेरिएबल्स का इंटरेक्ट करने का जो मीन है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का मीन, वो इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर आता है सो दैट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई इन तीनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर है इंटरेक्शन, मतलब मीन इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब हम अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये तीनों का मीन जो है वो इक्वल नहीं है और ये तीनों इंटरैक्ट कर रही हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट इज एनकोवा। अब एनकोवा में अगर हम देखें, एनकोवा में क्या होता है, अब हमारे पास 3 एक्स वेरिएबल्स हैं, एक वाई वेरिएबल है। एनकोवा बेसिकली इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ अ कोवेरिएट। कोवेरिएट इसमें कीवर्ड है। सो कोवेरिएट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है वाई वेरिएबल पे, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे अपना डे ऑफ द वीक, लेट्स सपोज डे ऑफ द वीक, अभी हम ऑक्यूपेशन को 2 मिनट के लिए हाइड कर देते हैं। अगर हमने अपना डे ऑफ द वीक का इंटरेक्शन देखना है सेल्स के साथ, डायरेक्ट इंटरेक्शन देखना है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि टेम्परेचर भी इंटरेक्ट कर रहा है। सो फॉर नो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लें, हमने इसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिए, एक ही सेट टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो क्या संडे का इम्पैक्ट पड़ रहा है सेल्स पे, तब बेसिकली डे ऑफ द वीक का सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हमने टेम्परेचर को किसी और वैल्यू पे कंट्रोल करके देख लिया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज एनकोवा, मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेस्ड ऑन अ कोवेरिएट, ठीक है। वी हैव लास्ट डिस्कस्ड इज एनकोवा। तो सी जो है, अभी हम कोई एक पैरामीटर को हम एज अ कोवेरिएट ले लेते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उसको रेगुलराइज करके हम बाकी एक्स वेरिएबल्स का इम्पैक्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें, तो अगर हम लेट्स सपोज ड्यूरेशन को अभी हम अगर कोवेरिएट ले लेते हैं कि हम नहीं देख रहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 10 आवर्स के लिए चल रहे हैं या 15 आवर्स के लिए चल रहे हैं, 20 आवर्स के लिए चल रहे हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स के इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पैक्ट देखना चाहें तो हम ड्यूरेशन को रेगुलराइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो इन दिस एग्जाम्पल दिस ड्यूरेशन विल बी अ कोवेरिएट and we are going to find the analysis of variance of number of family members in the family and its impact on the electricity, which is the y variable. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. This was just an overview. I've tried to give a brief introduction of our principles. I hope आपको अच्छा लगा होगा.